शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर शहजादों, शहजादियों, परियों और जासूसी कहानियों को भी देखिए, जो दोस्ती, खानदान और अखलाकियात के खूबसूरत असबाब पर मबनी है। आइए, आज की दिलचस्प कहानी हुनरमंद लड़की शुरू करते हैं। इस कहानी को मुख्तार अहमद ने लिखा है और इसके तमाम हुकूक महफूज हैं। हुनरमंद लड़की। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक गांव में हारिस नामी एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उसका बाप खेतों में काम करके अपने बीवी बच्चे का पेट पालता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास हल में जोतने के लिए कोई बैल भी नहीं था। बेचारे को बीज बोने के लिए कुदाल और खुरपी से खुद ही जमीन खोदना पड़ती थी, जिसमें बहुत मेहनत लगती थी। एक रोज उसके जहन में ये बात आई कि वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बैल खरीद ले। ये सोचकर उसने अपने खेतों में और ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया ताकि फसल ज्यादा हो और उसे अच्छे पैसे मिले, जिन्हें जमा करके वो एक बैल खरीद ले। उसकी बीवी को जब इस बात का पता चला कि उसका शौहर बैल खरीदेगा तो वो भी बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे हारिस को भी ये बात बताई। हारिस बोला, मैं उस बैल का बहुत ख्याल रखा करूंगा और उसको घास खिलाने के लिए बाहर मैदान में भी ले जाया करूंगा और उसे नदी पर ले जाकर खुद ही नहलाया भी करूंगा। जब से बैल खरीदने की बात हुई थी, किसान और उसकी बीवी निहायत किफायत शियारी से घर का खर्च चलाने लगे थे ताकि उनके पास बैल खरीदने के पैसे जल्द से जल्द जमा हो जाएं। उनकी इस तदबीर की वजह से कुछ पैसे जमा हो भी गए थे। एक रोज खबर आई कि हारिस के बाप का छोटा भाई शदीद बीमार हो गया है। भाई की बीमारी का सुनकर उसका बाप बेचैन हो गया और उसने इरादा कर लिया कि बीमार भाई को देखने जाएगा, जो एक दूसरे गांव में रहता था। ये गांव काफी दूर था और तकरीबन 8 रोज की मुसाफत पर था। जब वो सफर पर रवाना होने लगा तो उसकी बीवी ने वो रकम जो बैल खरीदने के लिए जमा की थी उसके हवाले कर दी और बोली, हारिस के अब्बा, ये पैसे साथ रख लो, भाई की बीमारी में काम आएंगे। बैल तो हम बाद में भी खरीद लेंगे। तुम्हारे साथ में भी चलती, पर यहाँ बकरी, मुर्गियों, बत्तखों और खेतों की रखवाली कौन करेगा? इन कामों की देखभाल के लिए मैं हारिस को भी अपने साथ लगा लूंगी। तुम कोई फिक्र मत करना। हारिस को भी इल्म हो गया था कि अब वो लोग बैल नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि उस रकम से उसके चचा का इलाज होगा। वो एक अच्छा लड़का था और अपने माँ बाप की खुशी में खुश रहता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, फिक्र की कोई बात नहीं, हम फिर से पैसे जमा कर लेंगे। कल से मैं खेतों पर जाया करूंगा। अगले रोज हारिस सुबह सवेरे ही खेतों पर पहुंच गया। उसने खेतों की सफाई सुथराई की, करीबी दरिया से पानी भर भर कर लाया और उसे खेतों में डाला। जब वो दरिया से पानी भर रहा था तो अचानक उसने दूर एक तख्ता देखा जो दरिया के बहाव के साथ साथ बहता हुआ जा रहा था। उस तख्ते पर उसे कोई शख्स लेटा हुआ भी नजर आया, जो यकीनन बेहोश था। हारिस ने बचपन ही से तैरना सीख लिया था और वो एक बेहतरीन तैराक था। उसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी और तैरता हुआ उस तख्ते के करीब पहुंच गया। उसने देखा तख्ते पर एक खूबसूरत लड़की आंखें बंद किए बेसुध पड़ी है। वो बेहोश थी। हारिस तख्ते को धकेलता हुआ किनारे पर ले आया। इतनी देर में उसकी माँ भी खेतों के कामों में उसका हाथ बटाने के लिए वहां पर आ गई। दोनों ने मिलकर बेहोश लड़की को उठाकर घास पर लिटाया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि लड़की को होश आ गया। पहले तो वो हैरानी से उन दोनों को देखने लगी, फिर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने बताया कि वो अपने शौहर के साथ एक बड़ी बादबानी कुश्ती में बैठी अपने माँ बाप के घर जा रही थी कि तूफान आ गया। तूफान के थपेड़े इतने शदीद थे कि कुश्ती टूट फूट गई। सब लोग पानी में डूबने लगे। वो टूटी हुई कुश्ती के एक तख्ते पर सवार हो गई। उसकी जान तो बच गई, मगर शौहर का क्या हुआ कुछ पता नहीं। ये कहकर वो फिर रोने लगी। हारिस की माँ ने उसे तसल्ली दी और उसे लेकर घर आ गई और उसकी खूब खातिर मुदारात की।
शाम को जब हारिस खेतों से घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़की उसकी माँ के साथ काम करवा रही थी। रात के खाने के बाद वो सब लोग बातें करने लगे। उस लड़की का नाम नायाब था और उसका शौहर एक सौदागर था। हारिस ने उसे इत्मीनान दिलाया कि अल्लाह ने चाहा तो उसका शौहर मिल जाएगा, इसलिए वो फिक्र ना करे। हारिस की माँ ने कहा कि जब तक उसका शौहर नहीं मिल जाता वो इत्मीनान से उसके घर में रहे। एक दो रोज में नायाब को उनके हालात के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उससे ये भी मालूम हो गया था कि वो बेहद गरीब हैं। वो हारिस से भाइयों जैसा प्यार करने लगी थी। उसने हारिस से कहा, हारिस भाई खेतों में तो काम चलता ही रहेगा, मैं घर में खाली बैठकर क्या करूंगी। मुझे खजूर के पत्तों से खूबसूरत छाबियां, गुलदान, हाथ वाले पंखे, फल रखने वाली टोकरियां, जेवर रखने और पैसे रखने वाले संदूकचे, कपड़े रखने वाले संदूक, आराइशी चीजें, टोकरियां, चटाइयां, झाड़ू और इसी किस्म की दूसरी चीजें बनाना आती है। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे और वो ये सब चीजें बनाकर फरोख्त किया करते थे। उनका हाथ बटाते बटाते मैंने भी ये काम सीख लिया था। कल हम जंगल जाकर खजूर के पत्ते लेकर आएंगे और उनसे तरह तरह की चीजें बनाकर फरोख्त किया करेंगे। हमारे पास चंद दिनों में ही पैसों के ढेर लग जाएंगे। हारिस ये बात सुनकर खुश हो गया। अगले रोज वो नायाब के साथ जंगल गया और दोनों वहां से बहुत सारे खजूरों के पत्ते और सरकंडे ले आए। दोपहर का खाना खाकर नायाब अपने काम से लग गए। हारिस उसकी मदद करता रहा। वो अपने काम में बहुत माहिर थी। शाम तक उसने बहुत सारी चीजें बना ली थीं और उन पर खूबसूरत रंग भी कर दिए थे। उनके गांव के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा बाजार था जहां पर मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थीं। उन दुकानों से गांव वाले रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें खरीदा करते थे। अगले रोज लोगों ने देखा कि हारिस भी उस बाजार के एक हिस्से में जमीन पर चटाई बिछाए उन पर खजूरों के पत्तों से बनी हुई मुख्तलिफ खूबसूरत चीजें लेकर बैठा हुआ है। उन रंग बरंगी अशिया को देखकर लोग बहुत खुश हुए और वो हाथों हाथ बिक भी गई। शाम को जब हारिस उन चीजों को फरोख्त करके घर पहुंचा तो उसके पास बहुत से सिक्के थे। उन सिक्कों को देखकर उसकी माँ और नायाब बहुत खुश हुई और उन्हें एहतियात से घर में छुपा कर रख दिया। उनका ये काम बहुत अच्छे तरीके से चल गया था। इसी दौरान करीबी शहर में मौसम बहार के मौका पर एक मेला लग रहा था। इस मेले में बादशाह और उसकी बीवी, बच्चे, उमरा, वज़रा के अलावा पूरे मुल्क से आम लोग भी शिरकत करते थे। ये मेला पूरे 30 दिन तक जारी रहता था। इसमें तमाम लोगों के लिए उनकी दिलचस्पी की हर चीज मौजूद होती थी। क्या बच्चे और क्या बड़े सब उस मेले का बेताबी से इंतजार करते थे। नायाब भी उस मेले के लिए बहुत दिनों से मुख्तलिफ चीजें तैयार कर रही थी। उसने हारिस से कहा था अगर उन्होंने खूब मेहनत से काम किया तो उस मेले में दुकान लगाने से उनके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि उनसे एक नहीं दो बैल खरीदे जा सकेंगे और उसके बावजूद उनके पास कुछ रकम बच जाएगी। वो दोनों दिन रात बड़ी मेहनत से अपने काम में जुटे रहते। मेला लगने तक उन्होंने खजूर के पत्तों से बहुत सारी चीजें बना ली थीं। हारिस एक होशियार लड़का था। उसने मेले की इंतजामिया से मिलकर एक खैमा नुमा दुकान भी हासिल कर ली थी और नायाब की तैयार की हुई अशिया उस दुकान में रखता जा रहा था। गांव का एक आदमी गामो जिसके पास घोड़ा गाड़ी थी, पैसे लेकर उसका सामान मेले के खैमे में पहुंचा देता था। हारिस ने गामो से ये भी कह दिया था कि जब तक मेला लगा रहेगा वो उसे रोजाना सुबह वहां छोड़कर भी आया करेगा और शाम को वापस भी लाया करेगा। मेला शुरू होने से एक रोज पहले शाम को नायाब ने उसे एक निहायत खूबसूरत पंखा बनाकर दिया। उस पंखे में बहुत खूबसूरत चमकदार रंग थे और उसके किनारों पर नन्हे नन्हे सुनहरी घुंघरू टंके हुए थे। उसके झलने से वो घुंघरू निहायत हल्की और दिलफरेब झनकार पैदा करते थे जो सुनने वालों को बहुत भली लगती थी। नायाब ने यह पंखा उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसको अपने साथ मेले में ले जाना और वहां झलते रहना। अगर कोई इसके बदले हजारों अशरफियां भी दे तो इसको फरोख्त मत करना। ऐसा खूबसूरत पंखा लेकर हारिस बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ मेले में ले गया। मेले में बहुत चहल पहल थी।
ऐसा मालूम देता था जैसे पूरी दुनिया वहां उमड़ आई है। क्या औरतें, क्या मर्द और क्या बच्चे, सब लोग नए नए कपड़े पहने मजे से मेले में घूमते फिर रहे थे। हारिस ने अपने खेमे से तमाम चीजें निकालकर बाहर रख दी थीं। कुछ लोग उन चीजों को सिर्फ देख ही रहे थे, मगर बहुत से लोग खरीद भी रहे थे। जब कोई गाहक न होता तो हारिस बड़े प्यार से नायाब का बनाया हुआ पंखा उठाता और मजे से झलने लगता। कई एक लोगों ने उससे पंखे के खरीदने की बात भी की, मगर हारिस ने साफ इनकार कर दिया। हारिस एक नौजवान को देख रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी दुकान के सामने नजर आ जाता था। उसकी नजरें पंखे पर ही लगी हुई होती थीं, मगर वो इस बारे में हारिस से सवाल जवाब नहीं करता था। वो नौजवान अगरचे शक्ल सूरत से किसी अच्छे घर का लगता था, मगर हारिस को उसकी तरफ से कुछ खटका सा हो गया था। उसके पास काफी सिक्के जमा हो गए थे, जिनमें 2-4 चांदी के सिक्के भी थे। उसे फिक्र लग गई कि यह मशकूक नौजवान उसकी रकम पर ना हाथ साफ कर दे। ये ख्याल आते ही वो मजीद चौकन्ना होकर बैठ गया और सिक्कों की थैली को अपने घुटने के नीचे दबा लिया। शाम हुई तो गामो हंस बेमामूल घोड़ा गाड़ी ले आया। हारिस ने जल्दी जल्दी सामान समेटकर खेमे में रखकर उसके दरवाजे को रस्सी से बांधा और घोड़ा गाड़ी में बैठकर घर की जानिब रवाना हो गया। वो घर पहुंचा तो उसकी माँ से ज्यादा नायाब बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। माँ तो खनखनाते हुए पैसों की थैली देखकर खुश हो गई, मगर नायाब ने पैसों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो हारिस से बोली, हारिस भैया, क्या कोई पंखे का खरीदार भी आया था? हारिस ने जवाब दिया, कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उस अनोखे पंखे को खरीदना चाह रहे थे, मगर पंखा मैंने किसी को भी नहीं दिया। मुझे आपकी बात याद थी कि कोई हजारों अशरफियां भी दे तो उसे फरोख्त मत करना। उन लोगों की शक्लें तुम्हें याद हैं जो ये पंखा खरीदना चाह रहे थे? क्या उनमें कोई ऐसा भी था जिसके लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी सियाह आंखें और रंग सुर्ख और सफेद था? कद मुझसे इतना ज्यादा होगा। नायाब ने एक हाथ ऊंचा करके कहा। हारिस अपने एक गाल पर उंगली रखकर उसके बताए हुए हुलिये पर गौर करने लगा। वो नौजवान जो उसके पंखे को देखे जा रहा था, इस हुलिये पर पूरा उतरता था। अभी वो नायाब को कुछ जवाब देने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कुछ कहे बगैर दरवाजे पर गया और थोड़ी देर बाद नायाब के कानों में उसकी आवाज आई। नायाब बाजी, लंबे लंबे बालों, बड़ी बड़ी सियाह आंखों, सुर्ख और सफेद रंग और अब से एक हाथ लंबे वाले भाई साहब यहाँ दरवाजे पर खड़े हैं। नायाब ने यह सुना तो दौड़कर दरवाजे पर गई और उस नौजवान को देखते ही बे-इख्तियार ससक कर रोने लगी और उससे लिपट गई। हारिस ये मंजर हैरत से देख रहा था। उसकी माँ भी शोर सुनकर वहां आकर खड़ी हो गई थी और हैरानी से उस नौजवान को देख रही थी। अम्मा, ये मेरे शौहर हैं, नायाब ने आंसू पोंछते हुए कहा। हारिस की माँ ने शफकत से उस नौजवान के सर पर हाथ फेरा और उसे लेकर अंदर आए। अंदर आकर नायाब ने हारिस से कहा, खुदा का शुक्र है कि ये जिंदा है। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने अपने हाथों से इनके लिए नन्हे नन्हे सोने के घुंघरू वाला पंखा बनाया था। ये सोने के लिए लेटते थे तो मैं उस पंखे से उनको हवा झलती थी। छन छन की आवाज सुनकर ये गहरी नींद सो जाते थे। तुम्हें पंखा देकर मेले में मैंने इस उम्मीद पर भेजा था कि इस मेले में पूरे मुल्क से लोग शिरकत करते हैं। शायद ये भी वहां आ जाएं और इस पंखे को देखकर पूछें कि ये किसने बनाया है। ये बात उन्हें पता है कि ऐसा पंखा सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। उस नौजवान ने कहा, और पंखा देखकर मैं समझ गया था कि ये तुमने ही बनाया होगा। मैंने इस बारे में हारिस से कोई बात नहीं की थी कि कहीं ये मेरी पूछगुछ से खौफ ना खा जाए। मैंने फैसला कर लिया था कि जब ये अपनी दुकान बंद करेगा तो मैं उसका पीछा करूंगा। वो तो शुक्र है कि मेरा घोड़ा मेरे साथ था, वरना मुझे हारिस की घोड़ा गाड़ी के पीछे भाग भाग कर आना पड़ता। इसके बाद नायाब के शौहर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मुझे चूंकि तैरना आता था इसलिए कश्ती तबाह होने के बाद मैं तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। खुशकिस्मती से मेरी कमर से बंधे पटके में बहुत सारी अशरफियां मौजूद थी। मैं वहां से निकलकर शहर आया और एक सराय में ठहर गया।
मुझे ना जाने क्यों यकीन था कि नायाब जिंदा होगी, इसलिए मैंने एक घोड़ा खरीद लिया और उस पर बैठकर हादसे वाले इलाके में घूमता रहता था कि शायद नायाब मुझे कहीं नजर आ जाए। जब ये मेला शुरू हुआ तो मुझे ये उम्मीद हो चली थी कि दूर दूर के गांव देहातों और शहरों से लोग इसमें शिरकत करते हैं, शायद नायाब मुझे यहाँ मिल जाए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हारिस के पंखे की वजह से यहाँ पहुँच गया हूँ। अगर हारिस ना होता तो मैं अपनी प्यारी बीवी से कभी भी नहीं मिल सकता था। उसकी बात खत्म हुई तो नायाब ने उसे अपनी कहानी सुनाई और हारिस का कारनामा बताया कि उसने उसे कैसे दरिया में से निकाला था और उसकी माँ ने उसको बेटी बनाकर घर में रखा। उसके शौहर ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उस रात नायाब ने बड़े मजे मजे के खाने पकाए और सबकी दावत की। मेले के खत्म होने से पहले पहले नायाब की बनाई हुई तमाम चीजें फरोख्त हो गई थीं। हारिस की माँ के पास ढेरों रुपए जमा हो गए थे। एक शाम वो सब लोग मवेशी मंडी गए और वहां से 2 बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बैल खरीद कर ले आए। बैलों को घर लाकर हारिस बहुत खुश था। वो उनके खाने पीने के इंतजामात करने में लग गया। अगले रोज नायाब अपने शौहर के साथ अपने घर रवाना हो गई। उसने हारिस और उसकी माँ का बहुत शुक्रिया अदा किया था और उन्हें ही ताकीद की कि वो उनके घर जरूर आएं। उसने उन्हें अपने शहर और घर के महल वकूअ के बारे में अच्छी तरह बता दिया था। उन लोगों से जुदा होते हुए वो बहुत उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। हारिस का दिल तो नहीं चाह रहा था कि नायाब उनके घर से जाए, मगर मजबूरी थी। नायाब का शौहर भी रंजीदा नजर आ रहा था। चंद दिन ही गुजरे थे कि हारिस का बाप भी अपने भाई के घर से वापस आ गया। उसे बड़ी फिक्र लगी हुई थी कि उसके जाने के बाद घर का जाने क्या हाल हुआ होगा। वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर खुश हो गई। वो बोला, तुमने बहुत अच्छा किया कि वो रकम जिससे हम बैल खरीदते तुमने मेरे भाई के इलाज के लिए दे दी थी। बीमारी की वजह से वो काम पर भी नहीं जा रहा था और उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे। खुदा का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। बस अफसोस इस बात का है कि हम बहुत दिनों तक बैल नहीं खरीद सकेंगे। हमें फिर से पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने भाई की मदद की थी, अल्लाह ने हमें भी इसका सिला दे दिया है। अभी उसकी बीवी की बात खत्म ही हुई थी कि हारिस दोनों बैलों को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। वो उन्हें नहलाने के लिए नदी पर ले गया था। उसके बाप ने जब इतने शानदार और खूबसूरत बैल देखे तो हैरत ज़दा रह गया। उसकी बीवी ने उसे शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुना दी। तमाम बातें सुनकर हारिस का बाप हैरानी से उन दोनों को देखने लगा था। वो बेहद खुश भी था कि अब उनकी गुर्बत के दिन भी जल्द खत्म हो जाएंगे। हारिस की माँ अपनी बात कहकर खामोश हुई तो हारिस उदासी से बोला, अम्मा मुझे नायाब बाजी बहुत याद आ रही है। हम उनसे मिलने कब चलेंगे? उसके बाप ने कहा, इन बैलों की वजह से मैं अपनी उस जमीन पर भी हल चलाकर बीज बोऊंगा जो सालों से बेकार पड़ी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस साल हमें अपनी फसलों को बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से हम एक अच्छी सी घोड़ा गाड़ी खरीदेंगे और उसमें बैठकर नायाब और उसके शौहर से मिलने जाएंगे। नायाब बेटी हमारी मोहसिन है। वो बहुत ही हुनरमंद लड़की है और उसने हमारी बहुत मदद की है। मैं भी उसका शुक्रिया अदा करूंगा। ये सुनकर हारिस खुश हो गया और बैलों को चारा डालने चला गया। उसको इस बात की भी खुशी थी कि बहुत जल्द बैलों के साथ साथ उसके पास एक घोड़ा भी हो जाएगा।